हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट 2018 का सेट सी सॉल्व करने जा रहे हैं। दो पीछे वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं हम 2016, 17 और 18 का ये ए बी कोड। और इन सब की जो है प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप इन वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फ्लावर्स हैविंग ब्राइट कलर्स, फ्रेगरेंस एंड नेक्टर आर सूटेड फॉर विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन। यानी वो फ्लावर जिसमें कलर है, फ्रेगरेंस है, नेक्टर है, वो कौन से पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। तो इसमें एंटोमोफिली आ जाएगा, इंसेक्ट के द्वारा, क्योंकि इंसेक्ट जो है कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फ्रेगरेंस की तरफ, नेक्टर की तरफ। तो इसमें एंटोमोफिली इंसेक्ट के द्वारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइसेज। इनमें से कौन सा है जो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस है। तो ये मल्टीलोड 375 है, कॉपर टी कॉपर 7 और ये मल्टीलोड 375। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ। एक बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप ओ है। एंड हर हिज मदर हैज़ ब्लड ग्रुप ए। ये बच्चा लड़की भी हो सकता है, लड़का भी, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ हर हिज फादर। उसके पापा की जो है, बच्चे के पापा की जो है, पूछ रहे हैं क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है उसका। देखिए बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप आया है, तो मान लीजिए मदर का ए है। ये हेट्रोजाइगोट भी हो सकता है और होमोजाइगोट्स भी हो सकता है। हेट्रोजाइगोट माने आई, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई। और होमोजाइगोट्स भी हो सकता है, जैसे कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए। और जो फादर है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप तब आता है जब दोनों पेरेंट्स के पास स्मॉल आई हो। ठीक है, तो माँ के पास तो ये हेट्रोजाइगोट हो ही गया। फादर्स जो है वो उसके पास दोनों स्मॉल आई भी हो सकती हैं, यानी एक आई, स्मॉल आई वहाँ से आएगा फादर से। और जो है वो हेट्रोजाइगोट ए वाला भी हो सकता है, आई ए और स्मॉल आई। हेट्रोजाइगोट बी वाला भी हो सकता है, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। तो ये तीनों ही संभावनाएं हैं इसकी। तो ये इसका जो है ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो फादर का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। जो ये अगला क्वेश्चन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। रेड रोट डिजीज़ है, ये फंगस के कारण होती है, लेकिन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। ये जो बैक्टीरिया है ये सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं। ये एजोस्पाइरिलम भी है, एजोटोबैक्टर, तो दोनों ही ये हैं फ्री लिविंग है। राइजोबियम तो लेग्यूम्स की रूट्स में पाए जाते हैं, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। लेकिन एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है सॉइल के अंदर, तो ये बोथ ए एंड बी आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन। में कौन सी चेन नहीं होती। तीन होती हैं, ए बी सी। तो सी वाली जो है ये हट जाती है मेच्योर में, तो ये ऑप्शन सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ ह्यूमन लीवर फ्लूक टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो इसमें स्नेल भी होता है और फिश भी होती है, तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चिपको आंदोलन जो है मूवमेंट जो है अब हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे पेड़ों के लिए किया गया था, ट्रीज़ के लिए। व्हाट इज़ कोलियोरिजा, क्या होता है। कोलियोरिजा एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है जो कि कवर करके रखती है रेडिकल और रूट कैप ऑफ द मोनोकोट एम्ब्रियोज। ये मोनोकोट एम्ब्रियोज में होती है और ये अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है जो कि रूट वाले हिस्से को अनक्लोजेज करके रखती है। नेम द साइंटिस्ट हु नेम डीएनए एज
न्यूक्लिन, डीएनए को न्यूक्लिन नाम कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? ये देखिए फ्रेडरिच मिश्र ने दिया था, फ्रेडरिक मिश्र ने। स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, फ्रेडरिक मिश्र ने डीएनए को न्यूक्लिन नाम दिया था। अगला है फ्रॉम विच बैक्टीरियम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड। थर्मोस्टेबल डीएनए जो पॉलीमरेज है थर्मस एक्वेटिकस, इस बैक्टीरिया से जो है आइसोलेट किया जाता है। ये यूरिहाइलिन ऑर्गेनिजम्स अब हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हमारा खंड बी, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, जिसमें सभी क्वेश्चन 2-2 अंक के हैं। पहला जो क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगला देख लेते हैं, व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस, व्हाट आर इट्स यूजेस एंड मिस यूजेस। देखिए एमनियोसेंटेसिस क्या होती है? एमनियोसेंटेसिस इज ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता था। ये टेस्ट है एक तरह से। और कैसे करते थे? जो एमनियो बेबी के जो एम्ब्रियो है, उसके डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। उसको इंजेक्शन से लेकर उससे पता करते थे कि भाई क्रोमोसोमल पैटर्न पता करते थे कि बेबी फीमेल है या मेल है। तो ये एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोटिक फ्लूइड से लेकर करते हैं। इसका यूजेस क्या है? इसका जो यूज़ है वो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इससे बेबी के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर कोई सी बीमारी, जेनेटिक बीमारी है, क्रोमोसोमल बीमारी या कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन मिस यूज़ होने लगे। इसका मिस यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन फीटल, जैसे अभी आपने कहा कि फीटल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। तो फीटल का सेक्स डिटरमाइन करने से क्या होता है? फीमेल फिटिसाइड, लड़की होने पर उसका कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो है सेक्स रेशो जो है वो गिर जाती है, और लड़का लड़की में भेदभाव हो जाता है। तो ये मतलब मिसयूज़ होने लग गया इसका, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड्स होने लग गया, इसलिए इस पर बैन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ पॉइंट म्यूटेशन, गिव एन एग्जांपल। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? ये म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन अराइज ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर। एक बेस पेयर में अगर चेंज आ जाता है उसको बोल देते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। व्हाट इज़ एनियोप्लाइडी एंड पॉलीप्लाइडी। एनियोप्लाइडी पॉलीप्लाइडी क्या होती है? देखो एनियोप्लाइडी फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल। जब सेल डिवीजन होती है तो उस समय जो है क्रोमेटिड सेग्रीगेट नहीं हो पाते, कोई किसी न किसी कारण से वो एक साथ रह जाती हैं। उससे क्या होता है, जिस तरफ वो जाते हैं वहाँ तो गेन हो जाएगा क्रोमोसोम का, जहाँ जहाँ वो सेग्रीगेट होकर नहीं गए वहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, इसको एनियोप्लाइडी बोलते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम है, 21 वाले क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 47 क्रोमोसोम होगी। और टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम में 45 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। पॉलीप्लाइडी क्या होता है? इसमें साइटोकाइनेसिस, टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होना होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो सेट है क्रोमोसोम्स का वो इंक्रीज हो जाता है एक में। दिस फिनोमेना इज नोन एज द पॉलीप्लाइडी एंड ऑफन सीन इन प्लांट्स। प्लांट्स में देखी जाती है ज़्यादातर पॉलीप्लाइडी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सोमैटिक हाइब्रिड्स, गिव एन एग्जांपल। देखिए सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं? इसमें जो है दो अलग अलग प्लांट्स ले लेते हैं और उनका प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लेते हैं। दो प्लांट ले लिए, उनका प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया, और वो प्लांट सेलेक्ट किए हमने जिसमें हम डिज़ायरेबल करैक्टर हो, जिसमें अच्छे गुण हो। उन दो प्लांट्स को सिलेक्ट करके उनका प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करके उनके फ्यूज़न करवा देते हैं। फिर जो हाइब्रिड हमें मिलता है उसको बोलते हैं, उसको फिर उस हाइब्रिड से क्या करते हैं, फ्यूज़न के बाद जो हाइब्रिड बन गया है उससे नया प्लांट उगाते हैं। इस टेक्निक्स को बोलते हैं, इन हाइब्रिड्स को बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड्स। एग्जाम्पल है, जैसे पोमैटो नाम है, पोमैटो हाइब्रिड है। ये किस किस का हाइब्रिड है? ये पोटैटो और टोमेटो का है। तो इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करके फ्यूज़ किया गया था, फिर से प्लांट बनाया गया था, उसको पोमैटो बोला गया था। हाउ इज़ बैक्टीरियल सेल मेड कम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। जो बैक्टीरियल सेल्स को कैसे कम्पिटेंट बनाया जाए कि वो डीएनए को टेकअप कर ले सक्षम बनाया जाता है डीएनए को लेने हेतु। देख लेते हैं इसका। डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है मॉलिक्यूल, सो इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। हाइड्रोफिलिक होने के कारण ये उसमें से पास नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि उसमें लिपिड ज़्यादा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है उसका।
बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उसको कैसे कंपीटेंट करेंगे, मेड कंपीटेंट टू टेक अप डीएनए बाय ट्रीटिंग देम विद ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ ए डाइवलेंट कैटायन कैल्शियम। उसको हम ट्रीट करेंगे डाइवलेंट कैटायन से, कैल्शियम से। वो क्या करता है कैल्शियम, वो एफिशिएंसी बढ़ा देता है उसकी, इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वाल। तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जो सेल वाल में जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू वो एंटर कर जाएगा डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। हम उसको इंक्यूबेट करेंगे आइस के ऊपर, फिर उसको प्लेस करेंगे 42 डिग्री सेल्सियस पर, हीट शॉक मेथड बोलेंगे। फिर दोबारा से इसको आइस पे रखेंगे। इससे भी क्या होता है, बैक्टीरिया जो है रिकम्बिनेंट डीएनए को लेने के लिए कम्पिटेंट हो जाती है। तो इस तरह से हम उसको कैल्शियम आयन से ट्रीट करेंगे, आइस पे लेके जाएंगे, फिर 44 हीट शॉक मेथड, फिर वापस से आइस से, इससे भी वो कम्पिटेंट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं। राइट नेम ऑफ जीन विच कोड बीटी टॉक्सिन। नेम वेरियस टाइप्स ऑफ द जीन्स विच प्रोड्यूस सच टॉक्सिन। ये देखते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन बोलेंगे, क्राइजीन है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जीन्स दैट कोड फॉर द बीटी टॉक्सिन इज कॉल्ड द क्राइजीन। उसको क्राइजीन बोला जाता है जो बीटी टॉक्सिन को कोड करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ जीन्स दैट प्रोड्यूस दिस टॉक्सिन। कई टाइप के जीन्स हैं जो इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे कि क्राई1AC, जैसे क्राइजीन हो गया तो क्राई1AC, क्राई1AB एंड क्राई2AB। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, क्राई1AB, क्राई2AB और क्राई1AC। ये डिफरेंट जीन्स हैं, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पेसिफिक उसको इंसेक्ट्स को जो है टारगेट करते हैं। जैसे कि क्राई1AC एंड क्राई1AB, ये 1 वाले जो हैं AC और AB, ये कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करते हैं। और जो क्राई2AB है वो कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म्स एंड बीटल्स को भी करेगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट डाउन वेरियस रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन से रिसर्च एरिया हो सकते हैं। 10वां क्वेश्चन सिलेबस में है DDT वाला। द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर्स, प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमेडिएशंस, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इनमें 3 जो क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं वो देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली माइक्रोब और प्योर एंजाइम्स। यानी कि इम्प्रूव ऑर्गेनिजम्स, जैसे उसमें क्या हो सकता है, माइक्रोब भी हो सकता है, प्योर एंजाइम भी हो सकता है, वो बेस्ट करने के लिए ये करते हैं। दूसरा, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर ए कैटालिस्ट टू एक्ट। ऐसी कंडीशन क्रिएट करना कि उसमें ये कैटालिस्ट जो हमने बनाया है वो उसमें वो एक्ट कर सके। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन, जो भी हमने कंपाउंड बनाया उसको प्योरीफाई करने के लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजीज की। सेक्शन C स्टार्ट हो गया है। इसमें सभी क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। अगला देख लेते हैं। व्हाट इज ऑटोगैमी, एक्सप्लेन दिस प्रोसेस इन ऑक्जेलिस। ऑटोगैमी क्या है, देखिए। ऑटोगैमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर चले जाना क्या कहलाता है, ऑटोगैमी कहलाता है। ऑटोगैमी रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इसका मतलब यह है कि ऑटोगैमी कब होगी, जब दोनों स्टिग्मा और जो है ये पोलन जो है एक समय पे जो है मेच्योर होंगे, एंड द एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड भी, और दूसरे क्या है, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होंगे, तभी ऑटोगैमी पॉसिबल है। अब देख लें ऑक्जेलिस में क्या क्या है। पहले डायग्राम देख लीजिए। ये ऐसा फ्लावर है, प्लांट है जिसमें 2 तरह के फ्लावर आते हैं। कैज़मोगैमस तो जो अपने नॉर्मली होते हैं, जनरली होते हैं, सब में आते हैं कैज़मोगैमस तो फ्लावर्स, तो ओपन फ्लावर बोल देते हैं। और ये देखो नीचे जड़ के आसपास देखिए, नीचे ये बंद हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। तो ये कुछ ही प्लांट्स में जो होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर आते हैं। ये क्लोज्ड बोलेंगे इन फ्लावर्स को, क्लोज्ड।
तो कैसे याद रखोगे, जैसे CLE है CLO तो क्लोज बन जाएगा, ऐसे याद रख लेना। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज फ्लावर, कैज्मोगेमस ओपन हो जाएंगे। देखिए ओक्जिलिस वियोला एंड कॉमेनिला, ये अपने पास 3 एग्जाम्पल हैं जिनमें ये 2 तरह के जो है फ्लावर पाए जाते हैं। कैज्मोगेमस फ्लावर जो होते हैं ओपन होते हैं, इनके जो एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा जो एक्सपोज होते हैं, जैसे जनरली अपने फूल होते हैं वैसे ही होते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है क्लिस्टोगेमस जो है, ये शायद हमने नहीं देखे हैं। ये फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये ओपन नहीं होते। इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, इसमें जो एंथर बंद हैं, ये बंद के अंदर ही जो स्टिग्मा और एंथर पास पास होते हैं। व्हेन एंथर डेसिस इन द फ्लावर बर्ड्स, जब इसके अंदर ही एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे और फिर क्या हो जाएगी, पोलिनेशन हो जाती है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, ये मतलब ज़्यादा ऑटोगेमस ही होते हैं। एज देयर इज़ नो चांस, क्योंकि इसका पास क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस नहीं होता लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। तो ये हो गया हमारा क्लिस्टोगेमस ऑक्जेलिस में ऑटोगेमी एक्सप्लेन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मिलर का प्रयोग है, मिलर देखते हैं अब आगे। राइट अबाउट मिलर्स एक्सपेरिमेंट, मिलर्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना है। ये देखिए मिलर एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। 1953 में क्या किया था मिलर ने, प्राइमोर्डियल अर्थ कंडीशन, प्राइमोर्डियल मतलब जो पहले कंडीशन थी अर्थ की, वो लेबोरेटरी में क्रिएट की थी। क्या क्या चीज़ किया था उसने, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज्ड फ्लास्क, देखो एक फ्लास्क दिखा रखी, क्लोज फ्लास्क है, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया था। उसमें मीथेन डाला था, हाइड्रोजन अमोनिया 2:1 रेशो में, और वाटर वेपर थे 800 डिग्री पे, तो पानी का भाप बनना ही है, वाटर वेपर हो गए थे 800 डिग्री पर। फिर उसने क्या किया, उसने ऑब्ज़र्व किया कि इसमें और एमिनो एसिड बन गए हैं, ग्लाइसिन है, एलेनाइन है, एस्पार्टिक एसिड वगैरह, इसमें क्या बन गए थे, ये एसिड। दूसरों ने भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि शुगर भी बन गए हैं, नाइट्रोजन बेस भी बन गए हैं, पिगमेंट भी बन गए हैं, फैट्स भी बन गए हैं। तो इससे ये पता चला था कि जो लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से आई है, बनी है। तो ये देखो इसमें डायग्राम देख लीजिए, ये दिखा रखा है, 2 वैक्यूम पंप दिखा रखा है इधर से, और यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं, स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है, 800 डिग्री टेम्परेचर करना है। यहाँ ये गैसेस डाल रखी हैं, यहाँ कंडेंसर डाल रखा है वाटर निकलने के लिए, वाटर के लिए कंडेंसर यहाँ दिखा रखा है। कंडेंसर होता है पानी को, भाप को पानी में बदलने के लिए। तो जब यहाँ पानी की ड्रॉपलेट इधर आती है, नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखा रखी हैं, बूंद बूंद करके यहाँ आ रही हैं। तो यहाँ जो है जो वाटर यहाँ पर आया है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अमीनो एसिड यहाँ मिले। तो इस तरह से यहाँ ये बॉइलिंग वाटर डाला है, बॉइलिंग वाटर देखो इधर से जा रहा है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया था, सेम कंडीशन प्राइमोरियल अर्थ कंडीशन क्रिएट करके लेबोरेटरी में। तब ये पता किया था कि भाई हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है ऐसे बने होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग टोबैको, टोबैको यूज़ करने के हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है देख लेते हैं। इसका भी हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग टोबैको, टोबैको में बहुत मात्रा में केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें निकोटीन भी होता है। और ये जो निकोटीन है ये एडिक्टिव है नेचर में। एडिक्टिव माने यानी कोई भी इंसान जब इसको तंबाकू को लेने लग जाता है तो उसका आदी हो जाता है, उससे वो चाहे तो भी उसको छोड़ नहीं पाता है। तो एडिक्टिव नेचर है। टोबैको स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उससे क्या हो जाता है, कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। कैंसर कौन कौन से हो सकते हैं, लंग, यूरिनरी ब्लैडर का हो सकता है, थ्रोट गले का हो सकता है। टोबैको चुइंग अगर एक तो टोबैको स्मोक करना पीना उसको, और दूसरा है टोबैको चुइंग। कई लोग जो है चबाते भी हैं मुंह में लेकर तंबाकू को। तो तंबाकू चबाने से क्या होता है, वो मुख ओरल कैविटी का कैंसर, मुंह का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है टोबैको स्मोकिंग से क्या होता है, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा तो ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग से होते हैं। ब्रोंकाइटिस ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां हैं, और हार्ट डिजीज़ भी हो जाती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो जाती है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाता है, गैस्ट्रिक यानी स्टमक का अल्सर भी हो जाता है।
तो ये सब किसके कारण है? टोबैको स्मोकिंग के कारण है। अगला, अगर टोबैको स्मोकिंग करते हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर, और वो बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, वो बाइंड नहीं हो पाएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी अपने ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन्स के पास। तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो अपना जो ग्लूकोज है, जो डाइजेस्ट होके हमारे सभी भागों में चला गया है, उसका फिर क्या नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी हमें। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमें आलस, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, एक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो ये सारे काम ऐसे होंगे। तो टोबैको स्मोकिंग हमें नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ड्राई वेल टेबल डायग्राम ऑफ ए टिपिकल बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट का जो है डायग्राम देखिए, ये देखो धरती के नीचे बना है। ये बायोगैस प्लांट जो है धरती के नीचे कंक्रीट का बना होता है। डाइजेस्टर जो ये धरती के नीचे है, और ये जो आउटलेट है इनका जो है, जो सोयल सरफेस है वहाँ पर इनके वो है, ओपनिंग है। तो ये डंग वाटर डालेंगे यहाँ से और ये डाइजेस्टर में आ जाता है। और इधर स्लज दिखा रखा है, यहाँ से जो बचा कुचा है, जो फर्टिलाइज़र बन जाता है, वो यहाँ स्लज से यहाँ से निकाल लेते हैं। ये जो टैंक सा दिखा रखे हैं जिसमें मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिखा रखे हैं, यहाँ गैस इकट्ठी हो जाती है। और ये गैस है, इसके आउटलेट लगा रखा है, एक पाइप लगा रखा है, इसे घरों में जो है गैस पहुँचाई जाती है। तो ये इस तरह से आप डायग्राम बना देना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, राइट अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑन दिस प्रोसेस। डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन है द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेट्रिटस। डेट्रिटस में जो है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसका ब्रेक डाउन करने हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, बाय द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन होंगे? बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, ये एटसेट्रा है। ये डेट्रिटस के ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं डिकम्पोजिशन की? 4 स्टेजेस हैं। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, नहीं 5 हैं। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो डेट्रिटिवोर्स हैं वो अर्थवॉर्म इसको तोड़ देता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देगा। लीचिंग में क्या होता है, कुछ वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सोयल में चले जाते हैं एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट्स, और वो फिर अवेलेबल नहीं होता, वो नीचे ही प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। कैटाबोलिज्म जो है, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कैटाबोलिज्म में क्या होगा, जो बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स हैं वो डेट्रिटस को तोड़ देंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ये जो तीनों स्टेप हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म हैं, ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली डेट्रिटस पे काम कर रहे होते हैं। ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डार्क स्टेबल न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस बनेगा। ये पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता। मिनरलाइजेशन में क्या, कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर का, और वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस रिलीज इनटू द सोइल। ये सब जो है सोइल में होते हैं, और ये वाले जो सब है ऊपर डेट्रिटस के ऊपर होते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग जो होते हैं डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर है। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस जो है, गर्म और नमी वाला, जैसे कि बरसात के दिनों में होता है, वो डिकम्पोजिशन को फेवर करता है। लो टेम्परेचर और एनारोबाइसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस और टेम्परेचर, कम टेम्परेचर डिकम्पोजिशन के दर को, रेट को कम कर देता है। ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस है ये वाला। हाई लिग्निन एंड काइटिन रिच जो डेट्रिटस होता है वो स्लोली डिकम्पोज होता है, और शुगर और नाइट्रोजन रिच वाला जो है वो फास्ट, तेज़ी से डिकम्पोज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन डी स्टार्ट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें सभी 5 अंक के क्वेश्चन हैं। पहला है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेते हैं।
स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस क्या होता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उसमें वो इनर साइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिक डिवीजन से, ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, इंक्रीज इन नंबर। हर एक स्पर्मेटोगोनिया जो है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी स्पर्मेटोगोनिया जो है डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोसिस डिवीजन से संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो है स्पर्मेटोगोनिया है अपना साइज बढ़ा लेते हैं और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह फंक्शन करेंगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिप्लॉयड ही होती है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो है मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। मियोटिक डिवीजन जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट कर देते हैं और सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट बने हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद वो हैप्लॉइड बन जाते हैं। उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। फिर ये इससे क्या होता है, स्पर्मेटिड बन जाएंगे, सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो ये क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटिड हो जाएंगे। स्पर्मेटिड जो है फिर है वो स्पर्मेटोजोआ में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। जो स्पर्म जो हेड है वो एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल में न्यूट्रिशन के लिए, और फिर वो वहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं स्पर्मिएशन। ये देखिए इसमें दिखा रखा है स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी के समय दिखा रखे हैं, माइटोसिस हो रही है, ये रेड रेड जो दिखा रखे हैं ये प्यूबर्टी के समय स्पर्मेटोगोनिया है जो डिप्लॉयड कंडीशन में है। कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या होते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं, उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, ये भी डिप्लॉयड ही होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब फर्स्ट डिवीजन होती है, देखो ये लाइट कलर में दिखा रखा है, ये इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होएगी तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, इसमें ये एप्लॉयड बन जाते हैं, एप्लॉयड होते हैं, 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होएगी तो स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस ये जो है एक सेल से देखो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स बन गए, डिफ्रेंशिएशन के बाद 4 स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। ये दिखा रखा है क्रोमोसोम नंबर पर सेल 46 हैं, 23 हो गए ये सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं। फिर ये 4 जो हैं ये भी स्पर्मेटिड्स जो बने हैं ये भी हैप्लॉइड हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। अब जब प्यूबर्टी का समय होता है तो उस समय क्या होता है, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो गोनाडोट्रोपिन है ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं और फिर ये गोनाडोट्रोपिन किसको स्टिमुलेट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाती है तो वहाँ से 2 सीक्रेट हार्मोन्स रिलीज करती है, LH और FSH। LH जो है लीडिंग, ऐसे याद रखना है, LHL लीडिंग सेल्स पे एक्ट करती है और वहाँ स्टिमुलेशन का काम करते हैं तो वो एंड्रोजन निकलते हैं। एंड्रोजन्स में जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सारे हार्मोन निकलते हैं। FSH होती है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करते हैं तो वहाँ कुछ और फैक्टर्स को वो क्या करते हैं, सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन बींग्स। 2 दे रखे हैं इंटरनल चॉइस में, या तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस कर लेना या फिर फर्टिलाइजेशन वाला कर लेना। ये देखते हैं, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दोनों का फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्पर्म जो है ओम की जोना पेलोसिडा लेयर के से कांटेक्ट में आ जाता है और जब ये कांटेक्ट में आता है तो ये उसमें उस जोना पेलोसिडा में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस इंड्यूस करता है और चेंज आने के कारण उसमें सिर्फ एक स्पर्म की एंट्री होगी, जो और एडिशनल स्पर्म है उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक ओवम और एक स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा। और फिर और जो स्पर्म का जो हेड है उसमें एक्रोसोम होता है, उसमें से में कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, वो जो है वो साइटोप्लाज्म जो है ओम का साइटोप्लाज्म है उसमें एंटर कर जाएगा और फिर क्या होगा, जो ना पेलोसोडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसके अंदर चला जाएगा, उससे फिर वो जो सिक्रीशन है क्रोसोम की वो क्या कर देगी, वो मियोटिक डिवीजन की जो है उसको कंप्लीट करके लिए इंड्यूस करेगा, यानी कि जो ओम की है वो सेकंड जो मियोटिक डिवीजन है वो उसमें कंप्लीट होएगी। सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो एन अनइक्वल एंड रिजल्ट्स। फिर वो ओम की जो सेकंड डिवीजन होती है मियोटिक डिवीजन वो स्पर्म की एंट्री के बाद ही होगी और फिर अनइक्वल होएगी, पोलर बॉडी बनेगी, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और ये हैप्लॉइड वोम बनेगा। फिर हैप्लॉइड न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ कर जाएगा और डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा।
अब यहाँ देखिए डिप्लॉयड जाइगोट बन गया है। एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए ए वाला डायग्राम ओवम है, ये यहाँ भी देखिए इसमें ओवरी से ये ओवम रिलीज हो गया है। सेकंड वाला डायग्राम बी है, इसमें देखो स्पर्म आ गए हैं, फर्टिलाइजेशन होना है, स्पर्म की एक स्पर्म की एंट्री हो गई है अंदर। ये बी वाला डायग्राम इसमें इस थमस में दिखा रखा है, एम्पुला में दिखा रखा है। ये देखिए इनफंडिबुलम में तो ये रिलीज हो गया है, यहाँ बी में एम्पुला वाइट पार्ट होता है, यहाँ आ गया। देखिए जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट सी डायग्राम देखिए, जाइगोट के बाद एक सेल से 2 सेल बनते हैं क्लीवेज से, तो ये सी इसमें दिखा रखा है। फिर डी अंदर देखिए, डी 4 सेल दिखा दी। ई वाला देखिए, फिर ये 8 सेल दिखा दी। तो ये देखो इसमें बस, फिर ये 16 सेल वाला 4 से 8, 8 से 16 से 32 जो सेल है, ये मोरूला बोलते हैं। ये देखिए एफ स्टेज दिखा रखी है, अंदर एंटर कर गया यूट्रस में। जी है ये देखिए, अब ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। और एच देखिए इम्प्लांटेशन हो गई है इसकी, दिखा रखे डायग्राम में। तो इस तरह से ये हो जाएगा। द मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस। जैसे इस्थमस से करेगा तो जाइगोट क्या कर देगा, डिवाइड्स होना स्टार्ट कर देगा। कॉल्ड क्लीवेज टुवार्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ चले जाएगा। एंड फॉर्म्स द 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड द ब्लास्टोमियर्स। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड द मोरूला। मोरूला बोल देंगे 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाले को। मोरूला लगातार जो है डिवाइड करता रहेगा और ब्लास्टोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लास्टोसिल्स जो मूव करेगा यूट्रस की तरफ, और ब्लास्टोमियर जो है ब्लास्टोसिस में अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। एक तो बाहर वाली लेयर में अरेंज कर लेती हैं, जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोल देते हैं। और जो इनर ग्रुप होता है, इनर ग्रुप जो सेल्स का होता है वो अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट में अटैच होता है, उसको इनर सेल मास बोल देते हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट है फिर वो अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम के साथ, एंड इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट होके जो है एम्ब्रियो बनाता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्रिन की जो सेल है वो डिवाइड करती है रैपिडली, और उस ट्रोफोब्लास्ट को जो ब्लास्टोसिस को पूरे से कवर कर लेती हैं। और जो ब्लास्टोसिस है वो बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम में, पूरी तरह से धस जाता है एंडोमेट्रियम, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। और इस प्रोसेस को बोल देते हैं इम्प्लांटेशन। यानी इम्प्लांटेशन होने के बाद ही जो है प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, इससे प्रेगनेंसी हो जाती है, लेट्स टू प्रेगनेंसी। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल है वो क्या है। पहला जो है गोल है आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। यानी ये लक्ष्य रखा गया था कि 20 से 25,000 जो जीन है ह्यूमन डीएनए के उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर ये लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य क्या था, उनका गोल क्या था कि 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स हैं उनके ह्यूमन डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे। ये सब करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में रखने का गोल रखा गया था। फिर डाटा एनालिसिस करने के लिए जो टूल था उनको इम्प्रूव करने का गोल भी रखा गया था। फिर जो इसको ट्रांसफ़र करना था रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को अदर सेक्टर्स में, अदर इंडस्ट्रीज़ में। ये फिर इस प्रोजेक्ट के दौरान जो भी समस्याएं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एथिकल प्रॉब्लम है, लीगल है, सोशल है, जो भी है, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने का भी इसमें गोल था। और कुछ जीन्स हैं उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की स्टडी का भी गोल रखा गया था। ह्यूमन बीइंग की जो है लाइफ को हेल्थियर कैसे बनाए, इसका भी गोल रखा गया था। ये था इसके इंटरनल चॉइस में। अगला क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ था, उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के साथ। और ये बैक्टीरिया वो है जो कि निमोनिया कोज करता है। तो इस बैक्टीरिया उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया लिया था, उसने इसकी जो है फिजिकल फॉर्म चेंज की थी। जब ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कल्चर किया था कल्चर प्लेट पे, तो 2 तरह की कॉलोनी आ गई थी। एक तो स्मूथ बोला गया था, एक रफ बोला गया था। स्मूथ को स्मूथ क्यों कहा गया, क्योंकि स्मूथ जो था उसके ऊपर जो है म्यूकस की पॉलीसेकेराइड म्यूकस की कोट आ गई थी। इसके कारण म्यूकस चिकना पदार्थ होता है, तो उसको स्मूथ बोला गया था इसलिए। और इसके कोट के कारण ही वो जो बैक्टीरिया था स्मूथ वाला वो वायरुलेंट बन गया था। वायरुलेंट माने वो निमोनिया कोज कर देता था। दूसरी जो स्ट्रेन थी वो दूसरी जो कॉलोनी थी वो रफ़ थी। रफ़ कॉलोनी क्यों थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई कोट प्रोड्यूस नहीं हुई थी। कोट प्रोड्यूस होने के कारण वो रफ़ था, और ये वायरुलेंट भी नहीं था, ये कोई भी निमोनिया कोज नहीं कर रहा था।
तो ये सब 2 स्ट्रेन आ गई थी, उसने प्रोड्यूस कर दी थी। फिर उसने जो एक्सपेरिमेंट किए, देखिए क्या किया उसने, एस स्ट्रेन ली पहले और उसको इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि एस स्ट्रेन जो है निमोनिया कोज करता है, तो उस एस स्ट्रेन के कारण माइस में निमोनिया हो गया और डाई हो गई। फिर दूसरी माइस में उसने आर स्ट्रेन इंजेक्ट की, तो आर स्ट्रेन से कोई माइस को कोई निमोनिया नहीं हुआ, वो जिंदा रही। फिर ग्रिफिथ ने क्या किया भाई, उसको तो ये पता चल गया एस स्ट्रेन से माइस मर गई, आर स्ट्रेन से जिंदा रही। उसने अब जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है उसको हीट से किल कर दिया। अब उसको एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया बोला गया। अब उसने इसको माइस में इंजेक्ट कर दिया। अब एस स्ट्रेन हीट किल्ड है तो ये निमोनिया कोज नहीं कर पाएगा, तो वो जो माइस थी वो जिंदा रही। फिर उसने चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने एस स्ट्रेन हीट किल्ड का मिक्सचर और उसका आर स्ट्रेन और इन दोनों का मिक्सचर लेके उसमें डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया माइस में। अब माइस मर गई। अब ये भी सोचने का विषय था कि भाई अब ऐसे क्या हुआ, अलग से हमने आर स्ट्रेन डाला तो जिंदा रही, हीट किल्ड को डाला तो भी जिंदा रही, लेकिन अब दोनों का मिक्स डाल दिया तो ये मर क्यों गई। तो उसने जो है उसकी जो हीट मिक्सचर से जो माइस मरी है उसकी उसने अच्छे से उसका स्टडी किया। वहाँ से उसने एक बैक्टीरिया रिकवर किया जो कि लिविंग एस बैक्टीरिया था, क्योंकि हमने डाला तो डेड था हील्ड एस बैक्टीरिया, लेकिन मिला क्या हमें उसमें, लिविंग एस बैक्टीरिया। ये आया कहाँ से, क्या कंक्लूजन निकला, उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमने आर स्ट्रेन डाली थी वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई। कुछ ना कुछ हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से ऐसा कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया आर स्ट्रेन में, जो कि आर स्ट्रेन एस में कन्वर्ट हो गई। और एस उस कन्वर्ट होने के बाद उसने भी स्मूथ कोट जो है प्रोड्यूस कर ली और फिर वो वायलेंट हो गया और उससे ही माइस में निमोनिया होगा और डाई हो गई। तो ये कंक्लूजन निकाला था, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था कि भाई ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, ये इसको वो कंफर्म नहीं कर पाया था। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था। तो आपको वुमेन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल या ट्रांसफॉर्मिंग में से एक करना है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। ये है स्पीसीज डाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, रेजिलियंस एंड द फंक्शन। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी रेजिलियंस है डाइवर्स इकोसिस्टम, यानी कि बहुत सी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो मोस्ट रोबस्ट एंड बेटर एबल टू विदस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि जो एनवायरमेंटल फ्लैक्चुएशंस आती हैं, सूखा बाढ़ जो भी है आ जाता है, टेम्परेचर वगैरह, इन्वेजिव स्पीसीज, ड्रोट, डिजीज़, कोई बीमारी आ जाती है, उसको विदस्टैंड कर सकता है डाइवर्स इकोसिस्टम, उसको सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पीसीज विद सिमिलर रोल्स मीन्स, मतलब बहुत से स्पीसीज हैं और उनका रोल एक जैसा ही हो, तो उनमें से एक आदि मान लो एक्सटिंक्ट भी हो जाती है, डिजास्टर के कारण इफेक्ट भी हो जाती है, तो दूसरी जो स्पीसीज है जो सेम रोल कर रही थी उसके नीच को जो है ऑक्यूपाई कर लेती हैं, और इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो इंटैक्ट रहता है, कोई इकोसिस्टम के फंक्शन पे कोई असर नहीं आता। तो इससे स्पीसीज डाइवर्सिटी से इकोसिस्टम स्टेबल बनता है, रेजिस्टेंट बनता है एनवायरमेंटल फ्लैक्चुएशंस के, और उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपरली स्मूथली अपना फंक्शन करता रहता है। इंटरडिपेंडेंस एंड बैलेंस, हर एक स्पीसीज जो होती है एक दूसरे पे डिपेंड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे हमने फूड चेन पढ़ा, फूड वेब पढ़ा है, वो डिपेंड करती है। दिस और इंडिपेंडेंस जो होती है, इससे क्या होता है इकोसिस्टम जो है अपना फंक्शन अच्छे से करता है, इंश्योर होता है, एफिशिएंटली करेगा और मेंटेन इट्स बैलेंस, और बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड सोयल हेल्थ, अब जो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे इंसेक्ट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, डिकम्पोज कर देंगे, रिसाइकल कर देंगे न्यूट्रिएंट्स को, क्रिएटिंग रिच सोयल, और फिर सपोर्ट करेंगे प्लांट ग्रोथ को, और जिससे स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी। अडेप्टेशन टू चेंज, अभी जैसे हम पढ़ के आए हैं एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन में, उसमें अडेप्टेशन आ जाना। अब जीन लेवल पे डाइवर्सिटी है विद इन स्पीसीज, ये भी ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी का एक कंपोनेंट है। ये पॉपुलेशन को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। चेंजिंग एनवायरनमेंट्स आ गई, मेक देम लेस वनरेबल टू फ्लक्चुएशन कोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस। इकोसिस्टम सर्विसेज, ये पता है डाइवर्स इकोसिस्टम होता है वो न्यूमरस सर्विस प्रोवाइड करता है ह्यूमन वेलबींग के लिए। क्लीन एयर है, वाटर है,
पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स में हेल्प करता है एंड रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट। इस तरह से जो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोसिस्टम के लिए। तो हर एक स्पीसीज़ का अपना रोल है, चाहे वो मच्छर हो, छिपकली हो। हम ये सोचते हैं इसका हमारे लिए क्या रोल है, लेकिन वो एक इकोसिस्टम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका क्रूशियल रोल होता है। तो ये हमारा जो है 2018 का सेट सी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर एक वीडियो को देखें। इससे आपकी जो है टू द पॉइंट आंसर लिखने की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। आपको एग्ज़ाम में सोचना नहीं पड़ेगा हम क्या लिखें क्या नहीं। तो अच्छे से अपना अभ्यास करें, डायग्राम बना के लिख कर आपकी अच्छी तैयारी होगी, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो देखने के और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो है उसका आइकन बटन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगली वीडियो लेकर आएंगे हम 2018 का सेट डी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स और थैंक्स फॉर वॉचिंग।